अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं भारत की, जहां अक़लियतें हमेशा से गैर महफूज हैं। उनके लिए इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, उनके जानो माल तक की हिफाजत नहीं है और जुल्म रवा रखने वाला में बसने वाला हिंदू हो सकता है या फिर हिंदुत्व की हामी मोदी हुकूमत। नाज़रीन, आज हम रुख करने जा रहे हैं भारतीय रियासत हरियाणा का, जहां हिंदुओं ने कई दिनों से फसाद बपा कर रखा है और सिर्फ एक हफ्ते बाद हिंदू इंतहा पसंदी की आग ने एक बार फिर मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दी है। इंतहा पसंदों ने मुसलमानों पर हमलों के अलावा मकबरे, मुतादिद गाड़ियों और दुकानों को नजर आतिश कर दिया है। इन फसादात में जो अब तक इत्तलात आई हैं, उनके मुताबिक 7 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। भारतीय हुकूमत ने कभी भी, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि अक़लियतों को उनके हुकूक नहीं दिए और इस बार भी जुल्म और सितम का निशाना बनने के बावजूद मुसलमानों ही को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। हुक्मरान जमात बीजेपी ने रियासती दहशतगर्दी करते हुए मुसलमानों के सैकड़ों घर और दुकानें गिरा दी हैं और भारतीय पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस सारे मामले पर कि ये जो घर थे ये गैर कानूनी तामीर शुदा हैं और हिंदुओं पर हमला करने वाले अफराद इन्हीं घरों में मुकीम हैं। नाज़रीन, हालिया तनाज़े पर मुस्लिम अरकान असम्बली ने नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाई तो मोदी सरकार ने तमाम हक़ाइक़ को इल्ज़ामात करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। हमेशा की तरह भारत अपनी आंखें कब खोलेगा और कब उसे एहसास होगा कि इंतहा पसंद हिंदुओं की लगाई आग एक दिन भारत को तबाह कर देगी? आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे अब्दुल्ला शाद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले इस सारे मामले पर जो कुछ हरियाणा के अंदर हो रहा है, जो फसादात हो रहे हैं, उस पर हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में अक़लियतों को कभी भी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया और वो हमेशा से ही इंतहा पसंद हिंदुओं के जुल्म सितम का निशाना बनते आए हैं। पुलिस के मुताबिक भारतीय रियासत हरियाणा में मुस्लिम इलाके में हिंदुओं की रैली के दौरान झड़प होने के एक हफ्ते के बाद एक बार फिर हिंदू और मुसलमानों में तसादुम हो गया, जिसमें इंतहा पसंदों ने मुसलमानों पर दोबारा से हमले शुरू कर दिए हैं। इन्हीं हमलों के नतीजे में मकबरे, मुतादिद गाड़ियों और दुकानों को नजर आतिश कर दिया गया। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले फसादात समेत अब तक गुरुग्राम में कम अज कम 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। पुलिस हुकाम ने बताया कि पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला इतवार को शुरू हुआ और पीर की सुबह तक जारी रहा। पानीपत के जिला असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि जिला में दुकानों में तोड़ फोड़ के 3 वाक़यात रूनमा हुए, जिस पर 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये इलाका फसादात वाले जिला नूह से 200 किलोमीटर दूर वाक़ है। भारत की अक्सरियती हिंदू बिरादरी और अक़लियती मुसलमानों के दरमियान कशीदगी कई नस्लों से पुरतशद्दुद वाक़यात की सूरत में नजर आती रहती है। हालिया तनाज़ा इस वक्त खड़ा हुआ जब मुस्लिम बरादरी के चंद अराकीन ने कहा कि हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इनके साथ गैर मुनसिफाना रवैया अपनाए हुए है। ताहम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इन इल्जामात की तरदीद की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात की ये नई लहर बहुत से मुसलमानों में खौफ का सबब बनी है। फसादात के बढ़ते हुए वाक़यात से दिल बर्दाश्ता कई मुसलमान खानदान अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाका छोड़कर अपने गांव वापस चले गए या फिर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर नकल मकानी कर गए हैं। कुछ मुसलमानों ने बताया कि चंद अफराद उनकी कम्युनिटीज में आकर उन्हें धमकी देते हैं कि अगर हमने इलाका नहीं छोड़ा तो हम पर तशद्दुद होगा। एक और रिहायशी का कहना है कि इंतहा पसंद हमसे कहते हैं कि घरों से निकल जाओ वरना वो हमारे घर जला देंगे। हम इलाका इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हम डर रहे हैं। दूसरी जानिब भारतीय पुलिस ने इन फसादात को रोकने के लिए मजलूम मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी है और गुज़िश्ता 4 रोज में मुसलमानों के 300 से ज्यादा घर और दुकानें गिरा दी गईं। मुतादिद दुकानों को फसादात के दौरान नजर आतिश भी किया गया, जिस पर भारत के इंसाफ फराहम करने वाले इदारे भी खामोश तमाशाई बने रहे। इससे कबल हरियाणा फसादात की कवरेज के दौरान हिंदू इंतहा पसंद तंजीम बजरंग दल के कारिंदों ने सहाफ़ी को काम करने से भी रोका, धमकियां दी और मजहब भी पूछा गया। कवरेज के दौरान एक कैमरामैन को जबरदस्ती कैमरा बंद करके जाने के लिए हरासा किया गया था, जिस पर सहाफ़ियों की तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की जानिब से शदीद मजम्मत की गई थी। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। सारे मामले पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं मुझे अब्दुल्ला शाद साहब, स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम।
अब्दुल्ला, मुख्तलिफ रियासतें जहाँ पिछले दिनों भी हमारी आपसे बात हुई कि वहाँ पर फसादात हो रहे थे, अब एक नया नाम हमारे सामने आ रहा है और वो है हरियाणा का। क्या मामला है ये? क्या वाकई ये जो मकानात थे इनको गिराने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये गैर कानूनी जगह पे तामीर किए गए थे, इसलिए मिसमार किया गया इन्हें? देखिए, सबसे पहले तो 1947 से लेकर अब तक भारत के अंदर 93,000 से ज्यादा मुस्लिम कुछ वाकयात पेश आ चुके हैं, जिसमें 5 लाख से ज्यादा मुसलमान जो हैं वो बराह रास्त तौर पर कत्ल कर दिए गए और जो लाखों लोग हैं वो बेघर हुए। हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा के अंदर जो बजरंग दल है बेसिकली वो भारतीय जनता पार्टी का एक मुसल्ला विंग बन चुका है। एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम जो है उसका जो एक लीडर है मोनू मानेसर, वो एक वीडियो डालता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि नूह के अंदर वो एक रैली मुनक्किद करने जा रहे हैं जिसके अंदर वो जो भारत के अंदर मुसलमान हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये जो रैली है इसके अंदर सैकड़ों हज़ारों हिंदू शिरकत करते हैं और वो मुतशद्दिद शक्ल इख्तियार कर लेता है। उन्होंने मसाजिद के ऊपर हमले किए, मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के ऊपर हमले किए, उनकी अमलाक को, उनकी गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। और उसके साथ ये 31 जुलाई को ये सारा वाक़या शुरू हुआ था जो 3-4 दिन 5 दिन से जारी है। और वहाँ पर उसमें यह भी तब्दीली आई है कि मेवात के अंदर, गुड़गांव के अंदर जो 250-300 हिंदुओं ने एक मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया और वहाँ के जो नाइब इमाम थे उन्हें 150-200 लोगों ने बराह रास्त तशद्दुद करके जो है वो उन्हें कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। साद अनवर उस आदमी का नाम था। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 7 लोग इसके अंदर अभी तक जान की बाजी हार गए, लेकिन ये मोदी सरकार के आदादोशुमार हैं और हकीकी नुकसान जो है वो उससे कहीं ज्यादा है। जाहिर सी बात है, इस तरह का जब कुछ होता है तो मुसलमान फरीक की तरफ से भी रद्द अमल सामने आता है, उनकी जानिब से हिंदुओं के ऊपर पथराव किया गया। और अब जो हरियाणा की बीजेपी सरकार है उसने उन तमाम इमारतों को, इवन उसके अंदर होटल शामिल हैं, दुकानें शामिल हैं, मसाजिद शामिल हैं, उन सबको गैर कानूनी करार देकर मिसमार करना शुरू कर दिया है क्योंकि वहां से हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी। ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका, मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूं। जयपुर एक्सप्रेस के अंदर चेतन सिंह नाम का एक भारतीय पुलिस अफसर था, उसने अपने सीनियर को गोली मारी और उसके बाद उस ट्रेन के अंदर 3 मुसलमान मुसाफिरों को सिर्फ उनके हुलिये की बिना पर गोली मारी और उनकी लाश के ऊपर खड़ा होकर ये नारे लगाता रहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये भी एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है कि जो इंतहा पसंदी फैल चुकी है। असल में बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ने जो जाफरानी इंतहा पसंदी थी ना उसको अब एक नई टर्मिनोलॉजी जो है अता कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये अल्ट्रा नेशनलिज्म है, यानी वो अल्ट्रा नेशनलिज्म की आड़ में जो अपने राम राज्य या खंड भारत का जो एजेंडा था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस सारे मामले पर हमने देखा है कि जो मुस्लिम अरकान असम्बली हैं उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की है और कहना उनका यही था कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए है, इसके बारे में पता कराया जाना चाहिए कि इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं। लेकिन जो मुलव्वस हैं यानी मोदी सरकार, उसने तमाम इल्ज़ामात जो हैं इनको मुस्तरद कर दिया है और किसी भी तहकीकात के लिए वो तैयार नहीं है, इस पर इंक्वायरी के लिए तैयार नहीं है। तो आपको लगता है कि बस यहीं तक मुस्लिम जो अरकान असम्बली हैं उनका किरदार था, एक मुतालिबा करेंगे, वो मुतालिबा रद्द हो जाएगा और उसके बाद वो खामोश हो जाएंगे? देखें, भारत के मुसलमान अरकान को छोड़िए, पूरी दुनिया की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें वो इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। आप एमनेस्टी इंटरनेशनल देखिए, आप जो अमरीकी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी है उसकी रिपोर्ट को देखिए, इन सब ने कहा है कि भारत के अंदर रहने वाली अक़लियतों पर ज़मीन तंग कर दी गई है। मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जारी नहीं है। इस वक्त हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, 3 मई को भारतीय रियासत मणिपुर के अंदर फसादात शुरू हुए थे और वो अभी तक जारी और सारी हैं। उसके ऊपर 180 दिन तक नरेंद्र मोदी बिल्कुल खामोश रहे और उसके बाद उन्होंने उसके बारे में बात भी की तो महज 30 सेकंड के लिए, और उसके अंदर उन्होंने 1-2 जुमले बोले। वो जो एक वीडियो आई थी जिसके अंदर खवातीन को जो है बरहना करके परेड कराई जा रही थी, उनकी इज्तिमाई इस्मत दरी के वाकयात पेश आ रहे थे। तो आप देखिए, एक ऐसा मुल्क जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सेकुलर रियासत करार देते नहीं थकता, उसकी 2 रियासतों के अंदर, मणिपुर के अंदर ईसाई कुछ फसादात जारी हैं और हरियाणा के अंदर मुसलमान कुछ फसादात जारी हैं। और अगर हम इसके तीसरे एंगल को देख लें तो भारतीय पंजाब के अंदर सिखों के ऊपर जमीन तंग की जा रही है। इसके अंदर अब बनता तो ये कि जो इंसानी हकूक के नाम नहाद ठेकेदार हैं वो आगे आएँ, लेकिन असल में जो मोदी सरकार ये सारा माहौल बना रही है, फसादात को भड़काया जा रहा है, वो आमदा जो भारतीय रियासती इंतखाबात हैं और उससे भी पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के अंदर, उसकी ज़िमन के अंदर ये सारी एक हिकमत अमली और एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया।
अब्दुल्ला शाद, आप हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में, हमें बता रहे थे कि हरियाणा में ये जो चीज़ें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं और उनके पीछे जो वजूहात हैं वो कोई नई नहीं है। ज़ाहिर है इसके पीछे एक हिंदुत्व नज़रिया जो है उसके तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। उनको रोज़ाना की बुनियाद पर कोई नया से नया नाम जो है वो दे दिया जाता है, लेकिन वजूहात सभी को मालूम है। तदारुक इसका क्या है, हल इसका क्या है, ये भी सभी को मालूम है, लेकिन इस पर कुछ किया नहीं जा रहा है, कुछ होता दिखाई नहीं देता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे जी, मज़ीद बात करेंगे। कुछ हम दो और बड़े ममालिक हैं जिनके दरमियान कुछ क्लैश चल रहा है। ये क्लैश क्या है, क्यों है, किन ममालिक के दरमियान है, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। Oh yes, good. अल्लाह देता है मैनू पैसे दे। खाना खा लिया था ठीक से आपने? वैसे तफरी मची हुई है, सबको अपनी पड़ी हुई है। भाना उधड़ गया है, देखो देखो बिगड़ गया है। सबने मिलकर बोला है चाय पिएंगी? जूस में आपके पास बैठ के पिएंगे। तेरी भाभी वेलकम बैक। नाज़रीन, बहेरा अहमर में तेल बरदार बहरी जहाज़ों पर कब्जे के बढ़ते वाक़यात पर अमेरिका ने खित्ते में अपने फ़ौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया है और 2 जंगी जहाज़ों के ज़रिए 3000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी बहेरा अहमर पहुँचा दिए गए हैं। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान बहेरा अहमर से गुजरने वाले तकरीबन 20 बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़ों को या तो ईरान ने अपनी तहवील में ले लिया या फिर कब्जे में लेने की कोशिश की गई, जिस पर उसे समंदर में अपनी गिरफ्त मजबूत बनाना पड़ी। बहरी जहाज़ों पर कब्जे के वाक़यात में हकीकत हो या ना हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका ने खलीजी आबी गुजरगाहों में अपनी अस्करी ताकत में किसी न किसी बहाने से इजाफा ज़रूर कर लिया है। दूसरी जानिब तेहरान ने बहेरा अहमर में अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद में इजाफे पर शदीद तनकीद की है और इल्ज़ाम आयद किया है कि वाशिंगटन फ़ौजियों की तादाद बढ़ाकर इलाकाई अदम इस्तेहकाम को हवा देना चाहता है। नाज़रीन, ऑयल टैंकर्स का जो मामला है इस पर दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़ती जा रही है। कहाँ तक जाएगी ये टेंशन, इसी सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में।
अमेरिका ने 2 जंगी जहाज और 3000 से ज्यादा फौजी एहलकारों को बहर अहमर में तैनात कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी बहरिया की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि अमेरिकी मैरीन्स और यूएसएस कार्टर हाल जंगी जहाजों पर पहुंचे और वो 5वें बेड़े को कमक और समुद्री सलाहियत मुहैया करते हैं। यूएसएस फिक्स्ड विंग और रोटरी तैयारों के साथ साथ लैंडिंग तैयारे भी ले जा सकता है। यूएसएस कार्टर हाल एक गोदी लैंडिंग जहाज है और ये मेरीन्स इनके सामान और उन्हें साहिल पर उतारता है। तर्जमान टिम हॉकिंस के मुताबिक ये तैनाती गैर मुस्तहकम सरगर्मियों को रोकने, ईरान की जानिब से हरासा करने और तिजारती जहाजों को कब्जे में लेने से पैदा होने वाली इलाकाई कशीदगी को कम करने की एक कोशिश है। अमेरिकी फौज ने इल्जाम आयद किया है कि ईरान ने गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान खित्ते में करीबन 20 माल बरदार या तेल बरदार बहरी जहाजों को या तो कब्जे में ले लिया है या उनका कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 जुलाई को ओमान के बैनुल अक़वामी पानियों में ईरान की जानिब से कमर्शियल टैंकर्स पर कब्जे की 2 कोशिशों को रोकने के बाद अमेरिकी फोर्सेस ने ताज़ा तरीन तैनातियां की हैं। तेहरान का मौक़िफ़ है कि एक टैंकर ईरानी जहाज से टकरा गया था और अमले के 5 अफराद जख्मी हो गए थे। अप्रैल और मई के अवाइल में ईरान ने इलाकाई पानियों में एक हफ्ते के अंदर 2 ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया। ये वाकयात उस वक्त रूनमा हुए जब इसराइल और अमेरिका ने नवंबर में ओमान के साहिल पर इसराइल की मलकीती कंपनी के ज़ेरे इंतजाम एक टैंकर पर ड्रोन हमले का इल्जाम ईरान पर आयद किया था। अमेरिका ने गुज़िश्ता माह कहा था कि वो खलीज में ईरान को बहरी जहाजों पर कब्जे से रोकने के लिए एक डस्टायर, F-35 और F-16 जंगी तैयारे और एक समुद्री मुहिम यूनिट मशरिक़ वस्ता में तैनात करेगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान नासिर कनानी ने कहा है कि अमेरिकी तैनाती सिर्फ वाशिंगटन के मफादात को पूरा करती है। खित्ते में अमेरिकी फौज की मौजूदगी कभी भी सलामती का बाइस नहीं बनी। इस खित्ते में इनके मफादात ने उन्हें हमेशा अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ को हवा दी है। उन्होंने मजीद कहा कि खलीजी ममालिक अपनी सलामती को यकीनी बनाने के खुद अहल हैं और उन्हें सिक्योरिटी के लिए किसी भी बैरूनी ताकत की जरूरत नहीं। रिपोर्ट आपने देखी, सारे मामले पे बात करेंगे। हुमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। अच्छा हुमायूं साहब, पहले तो जरा ये बताइएगा कि ये इनफैक्ट सारा मामला क्या है और क्यों इस तरह से जो फौज है अमेरिका की जानिब से यहाँ भेजी गई है। अब हम देख रहे हैं कि उस पर एतराज़ात भी उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एतराज़ात बजा दिखाई देते हैं। आपकी राय क्या कहती है सर? जी आसमा, बेसिकली तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि दुनिया की एक बड़ी सबसे बड़ी ताकत है और वो मुख्तलिफ जगहों पे उसके जो है फौजी अड्डे भी कायम है। और यूएस जो है उसकी जो पॉलिसी है वो ये कहता है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं या जो ओपन सीज हैं उसमें फ्री नेविगेशन होनी चाहिए और उसको इंश्योर करने के लिए न सिर्फ पानियों के ऊपर बल्कि पानी के अंदर और पानी के ऊपर हवा के ऊपर भी जो है फ्री नेविगेशन होनी चाहिए। तो उसको इंश्योर करने के लिए उसकी मुख्तलिफ जगहों पे जो बेसेस हैं ये भी एक उसी बेस है जो उसकी बहरेन के अंदर बेस है, 5th फ्लीट जहाँ पे वो है। तो वो क्या करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो गई, सुएज कैनाल हो गई, बाबुल मंदब हो गया, अरेबियन गल्फ हो गया, कुछ पोर्शन ऑफ इंडियन ओशन है उसके ऊपर इंश्योर करने के लिए बैठा है कि यहाँ पे जो है आज़ादी ये जो रास्ता है वो इंश्योर हो। अब इस पर्टिकुलर केस जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र भी किया, इसमें इस साल के शुरू में एक इजरायली जो जहाज था पानी के अंदर जो था, जो कार्गो लेके जा रहा था ओमान से, उसको रिपोर्टेडली और एलिजेडली एक ड्रोन अटैक के साथ हमला किया गया और उसका इल्जाम ईरान के ऊपर लगाया गया। तो तब से ये चीज रही और 2019 जी। तो इस पर कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं, कुछ ये जब हम बहरा अहमर की बात करते हैं, इसके रास्तों पर यहाँ पर कौन कितनी फौज बिठा सकता है, ला सकता है, कुछ इसके लॉज है, इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं इस पर हुमायूं साहब? जी मैडम, इंटरनेशनल लॉज बेसिकली तो जो है वो गरीब मुल्कों के लिए हैं, जो दुनिया की सुपर पावर है उसके लिए वो लॉ, मैं ये मजाक के तौर पे भी कह रहा हूँ बट अदरवाइज भी इट्स अ फैक्ट कि अगर आप सुपर पावर हैं तो आपके लिए कोई लॉ नहीं है। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी है वो फ्री नेविगेशन देता है। अगर आप अपने जो एक्सटेंडेड जो टेरिटोरियल है उसको EEZ कहते हैं, EZZ जो है, आपके 20 नॉटिकल माइल से आगे जब आप जाते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से उसको मेजर किया जाता है, उसके बाद आगे इंटरनेशनल सी आ जाता है जो कि 220 नॉटिकल माइल किसी भी शोर से ऊपर होता है। लेकिन ये जिस जगह का हम जिक्र कर रहे हैं रेड सी का या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके जो टेरिटरी है, सी की टेरिटरी है, वो ओवरलैप करती है।
तो उसकी वजह से जो यूएस है वो ये करने की कोशिश करता है, इंश्योर करने की कोशिश करता है कि यहाँ से जो इंटरनेशनल कैरियर हों, जो जहाज आते हैं जिनके ऊपर उस मुल्क का झंडा लगा होता है, वो आज़ादी से गुजर जाए, उसको कोई रोके नहीं। और इस तरह के और भी मुख्तलिफ लॉ हैं कि किस मुल्क के पास कौन सा इख्तियार होता है कि उसको रोके अगर वो उसको थ्रेट अज्यूम कर रहा हो। तो ये इस चीज को इंश्योर करने के लिए है। लेकिन ईरान और यूएस का जो है मामला ये बड़ा पुराना चल रहा है, वहां पे उनकी न्यूक्लियर डील हो रही है, उनके आपस में ताल्लुकात खराब हैं, सैंक्शंस लगी हुई हैं जो बहुत अरसे से हैं। और इसराइल और ईरान के मामले को भी अगर आप ले लें तो इसराइल भी जो है वो बड़ा देरीना दुश्मन है ईरान का, और दोनों के दरमियान जो है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बहुत अरसे से जो है लड़ाई चल रही है। और इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चूंकि आपस में बहुत करीबी दोस्त हैं, तो यूएस इंश्योर करता है कि कोई भी थ्रेट जो इसराइल को हो उसको कम करे या खत्म करने की कोशिश करे। तो ये इसी सिलसिले की एक और जगह भी तो मामला थोड़े बेहतर हुए हैं ना, अगर अमेरिका इसराइल के साथ है, इसराइल अमेरिका के साथ है, तो अब ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं सऊदीया ईरान के साथ है। इन दोनों के दरमियान जहां मामला बेहतर हुए हैं, तो आपको लगता है कि तेहरान जिस तरह का रिएक्शन पहले दिया करता था, अब उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है और अब इस मामले पर वो अपनी आवाज जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली उसको उठा सकता है, बढ़ा सकता है, इस मामले पर कुछ और रिएक्शन दे सकता है पहले के मुकाबले में? जी बिल्कुल, और उन्होंने दिया है। उन्होंने एक तो सबसे पहले जो ईरान के जो नेवी के जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी की जो सरबराह हैं, उनकी तरफ से आया है कि यूएस कभी भी खत्ते में जहां भी उसकी मिलिट्री प्रेजेंस होती है वो सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करता बल्कि इनसिक्योरिटी को इंश्योर करता है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि गल्फ के जो ये ममालिक हैं ये अपनी सिक्योरिटी खुद जो है अपने आप को फराहम करने की पूरी हैसियत रखते हैं, इसलिए अमेरिका को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और तीसरा ये उन्होंने किया कि अपनी वो जो वहां पे उनकी नेवी है उसको उन्होंने तकरीबन जो है 1000 किलोमीटर मार्क करने वाले जो मिसाइल्स हैं उससे उन्होंने उसको लेस कर दिया, उसके साथ उनको ड्रोन्स फराम कर दिए कि जो उसको प्रोटेक्शन बढ़ाएंगे। तो ईरान की तरफ से भी जो है जब उनसे उनका रिएक्शन देखा जाए तो वो भी उतने ही एग्रेसिव हैं। और इस एग्रेसिवनेस की एक वजह जो आपने खुद बताई है कि खित्ते में अब जो एक बहुत बड़ी कशीदगी दो ममालिक और दो बड़े ममालिक के दरमियान हुआ करती थी वो अब खत्म हो चुकी है। टॉकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया और ईरान। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस भी ईरान को मिला है। तो मेरा ख्याल है कि अब अमेरिका के जो 3000 मरीन एडिशनल आए हैं उसके जवाब में उनका जो है, और ये मामला बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। बढ़ेगा और किस हद तक जाएगा? हुमायूं साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अमेरिका और ईरान के दरमियान तो मामला कभी भी सही नहीं रहे हैं। अमेरिका के इनफैक्ट बहुत सारे ममालिक के साथ, इवन जापान में अभी जब वो मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके सरबराहान वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो यही कोशिश की जा रही है कि अमेरिका की वजह से जो उनकी तिजारत पर पाबंदियाँ थी वो अब किसी तौर ख़त्म हो सकें। अपने ताल्लुकात को ईरान सही करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो चीज़ अभी हुई है ये कहीं ना कहीं उस मामले को डिस्टर्ब करेगी, अमेरिका के हिमायती ममालिक को एक बार फिर से ये मैसेज देगी कि भाई आपको बहुत करीब नहीं जाना है ईरान के, एक डिस्टेंस जो उन पाबंदियों के दौरान था वो आपको कायम रखना है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये प्रेशर टैक्टिक्स होंगी अमेरिका की तरफ से भी और उनके इत्तेहादियों की तरफ से भी कि ईरान के साथ जो मफामत की तरफ बढ़ने की कोशिशें की जा रही हैं और जो रिस्ट्रिक्शन कम करने की कोशिश की जा रही है उसको ना किया जाए। और अगर स्ट्रेट ऑफ हरमूज के अंदर, बाबुल मंदब के अंदर या रेड सी बहिरा अहमर के अंदर दोबारा इस किस्म की कोई एक्सरसाइज होती है जिसमें जो है जहाज गुजरते हैं और आपस में जो है वो इतने करीब आ जाते हैं, तो एक्सीडेंट का खदशा है और उससे एक स्क्रिमिश बढ़ने का जो है वो होगा। उसके बाद इल्जाम यकीनन ईरान के ऊपर लगाया जाएगा कि उन्होंने एग्रेसिवली किया, और फिर उसके बाद ये जो बाकी मामलात पे नेगोशिएशन हो रही है ईरान को और अंडरमाइन और अंडर प्रेशर किया जाएगा, कि किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ यानी आप फरमा रहे हैं कि खुद से क्रिएट की जा रही है, और जो ईरान का इल्ज़ाम है वो अभी तक जो है वो सही दिखाई देता है कि ये जानबूझकर अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि इससे दोनों ममालिक के अंदर टेंशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये एक मैसेज भी है उन ममालिक के लिए, जैसा कि आपने भी फरमाया, जो अभी ईरान से कुछ करीबी ताल्लुकात चाह रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, टॉपिक्स और भी हैं प्रोग्राम में जिन पर हमें बात करनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक।
मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात आपके मेरे पीटीवी होम पर। ये रोज सुबह सुबह कहाँ चला जाता है? हाँ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। बल्कि आप भी चला करें मेरे साथ। पता है कितने दिन हो गए थे तुम्हारी शक्ल नहीं देखी थी, बेचैन हो रहा था यार मैं। तुम्हारी ये ब्लैक एंड व्हाइट दौर की मोहब्बत मुझे बहुत पसंद है। अरे कहीं उसका शौहर तो नहीं उसके साथ कोई बदतमीजी करता? अगर उसने कोई रीच के साथ बदतमीजी की तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आप होता जा रहा है भाई को देखने को, क्यों इतने जिद्दी होते जा रहे हैं? अब किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। मुझे लगता है किसी की बद नजर लग गई है मेरे गांव को। किसी की बदनजर लग नहीं गई है बाबा जान, किसी की बदनजर है हमारे गांव पर। रिश्ते जब सुतेले होंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान में सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स, फनकारों और टेक्निकल रिसोर्स के लिए सेहत बीमा कार्ड का इजरा कर दिया गया है। वफाकी कवानीन के लिए भी अब वेबसाइट जो है वो दस्तयाब है और साथ ही साथ एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेहत बीमा कार्ड और वफाकी कवानीन से मुतालिक मोबाइल ऐप के इजरा को इनकलाबी कदम करार दिया है। उन्होंने फ़र्ज की अदायगी के दौरान ज़िंदगी गंवा देने वाले सहाफ़ियों की फैमिलीज़ के लिए भी खुसूसी फ़ंड के क़याम का ऐलान किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स और फ़नकारों में सेहत बीमा कार्ड तकसीम किए। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के तहत 15 लाख रुपए की कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत हासिल होगी। सहाफ़ी, मीडिया वर्कर्स, फनकार और टेक्निकल रिसोर्स मुल्क भर में 1200 से ज़्यादा अस्पतालों से आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब भी किया और वर्किंग जर्नलिस्ट को अपने फ़राइज़ की अदायगी में जो कई चैलेंजेस और ख़तरात का सामना करना पड़ता है उसका जिक्र किया। साथ ही साथ हुकूमती इक़दामात से उन्हें बड़ी हद तक तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, ये वादा भी किया गया है आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से। नाज़रीन, सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स और फनकारों के लिए ये हुकूमती इक़दामात किस कदर मुअस्सर साबित होंगे, इस पर आज हमने एक पैकेज, एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स, फनकारों और टेक्निकल रिसोर्स के लिए सेहत बीमा कार्ड और वफाकी कवानीन से मुतालिक आगाही के लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट के अजरा की तकरीब ईवान वज़ीर आज़म में हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान कोड और डिजिटल रिपॉजिटरी ऑफ फेडरल लॉज मोबाइल ऐप और वेबसाइट का बाज़ाब्ता इजरा किया। वेबसाइट और मोबाइल ऐप से जज, वकला, कानूनी माहिरीन, कानून के तालिब इल्म, हुकूमती एहलकार और आम शहरी हर किस्म के वफाकी कवानीन तक आसानी से रसाई हासिल कर सकेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट को अपने फ़राइज़ की अदायगी में कई चैलेंजेस और ख़तरात का सामना करना पड़ता है। अब उन्हें आला मयार की बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मुफ्त मैसर होंगी। उन्होंने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जान की बाजी हारने वाले सहाफ़ियों के लिए खुसूसी फ़ंड के क़याम का ऐलान भी किया, जिससे सहाफ़ी के अहले खाना को 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहीदों की कुर्बानियों को एहतराम उसका करना है तो फिर वाहिद रास्ता ये है कि हम शबाना रोज मेहनत करें। ये गाजी जो हमारे सामने हैं, ये माएँ जो हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपने हाथों से अपने बेटों को लाहत में उतारा, ये उनका मुतालबा है कि कब पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एक हफ्ता कबल सेहत बीमा कार्ड के हवाले से स्टेट लाइफ के साथ माहिदे पर दस्तखत हुए। आज वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में सहाफ़ियों और फनकारों के लिए हेल्थ कार्ड का अजरा कर दिया गया है। अवाम पोर्टल के जरिए कवानीन से आगाही हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स और फनकारों में सेहत बीमा कार्ड्स भी तकसीम किए। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स के तहत 15 लाख रुपए की कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत हासिल होगी। सहाफ़ी, मीडिया वर्कर्स, फनकार और टेक्निकल रिसोर्स मुल्क भर में
1200 अस्पतालों से आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, अफ्रीकी मुल्क नाइजर की बात करते हैं, जहां फौजी बगावत के बाद माजूल सदर मोहम्मद बाजूम की रिहाई और आइन की बहाली के लिए अमेरिका ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इन्हीं कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए अमेरिकी कायम मकाम नायब वजीर खारजा नाइजर का उन्होंने दौरा किया है और अमेरिकी नायब वजीर खारजा ने इस दौरे के दौरान फौजी हुकाम से मुलाकातें भी की हैं। अमरीकी आला सिफारतकार ये बताते हैं कि उन्होंने खुद को मुमलिकत का सरबराह करार देने वाले कमांडर अब्दुल रहमान और माजूल सदर मोहम्मद बाजूम से मुलाकात कराने की दरख्वास्त भी की, लेकिन ये दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई, ये मुलाकात हुई नहीं। नाइजर के फौजी हुकाम ने अपने नज़रिए पर मजबूती से कायम रहने की बात की है। अमरीकी आला ओहदेदार ने खदशा जाहिर किया है कि फौजी हुकाम का ये रवैया आइन की बालादस्ती के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नाज़रीन, अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने इस अज़्म का इजहार किया है कि जो मसला है इसका हल बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि तसादुम से बचा जाए। इसलिए अगर बगावत करने वाले फौजी अफसरान आइन बहाल करने पर रजामंद हैं तो अमरीका भी उनकी मदद के लिए तैयार है। नाइजर में माजूल सदर की बहाली और जमहूरी अक़दार को बहाल करने के लिए अमरीकी कोशिश किस हद तक कामयाब हो सकेगी, एक पैकेज में आपको बताएंगे। नाइजर की फौजी क़यादत ने हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद आलमी दबाव पर माजूल सदर मोहम्मद बाजूम को बहाल तो नहीं किया, अलबत्ता हुकूमती मामलात पर अपनी गिरफ्त बनाने के लिए नए वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक अली माहिमान इस ओहदे पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। अली लामेन 2010 की फौजी बगावत के दौरान भी वजारत खजाना के ओहदे पर थे। इससे कबल अमरीका के एक सीनियर सफारतकार ने नाइजर का दौरा किया था, जिसका मकसद मुल्क में फौजी बगावत करने वाले फौजी अफसरान पर आइन की बहाली और माजूल सदर की रिहाई के लिए दबाव डालना था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिका की कायम मकाम नायब वज़ीर खारजा विक्टोरिया नुलेड ने नाइजर में फौजी हुकाम से मुलाकात की, जो नाइजर के दारुल हुकूमत नियामे में हुई। इस मुलाकात में एक मुश्किल मसले पर खुलकर बात की गई, ताहम इस मुलाकात में हुकूमत का तख्ता उलटने वाले सदारती गार्ड्स के कमांडर अब्दुल रहमान चानी मौजूद नहीं थे। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक उन्होंने सदारती गार्ड्स के कमांडर और खुद को मुमलिकत का सरबराह करार देने के लिए कमांडर अब्दुल रहमान चानी और माजूल सदर मोहम्मद बाजूम से मुलाकात करने की दरख्वास्त की, जिसे मंजूर नहीं किया गया। ताहम अमरीकी वज़ीर खारजा ने इस आज़म का इजहार किया है कि वह अपने मुल्क की इस बात पर कायम है कि इस मामले का बातचीत के जरिए हल निकाला जाए और तसादुम से बचा जाए। इसलिए अगर बगावत करने वाले फौजी अफसरान मुल्क में आइन की बहाली पर रजामंद हैं तो अमरीका भी उनकी मदद के लिए तैयार है। इससे कबल अफ्रीकी ममालिक की अहम तंजीम इकवास ने माजूल सदर मोहम्मद बाजूम की रिहाई और जमहूरी हुकूमत की बहाली के लिए बागी फौजी हुकाम को डेडलाइन दी और साथ ये भी धमकी दी थी कि अगर इस पर अमल न हुआ तो नाइजर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन बागी फौज की जानिब से उसे तस्लीम नहीं किया गया, जिस पर अफ्रीकी तंजीम ने अपना हंगामी इजलास तलब कर लिया, जिसमें नाइजर के हवाले से अहम फैसले की तवक्को की जा रही है। दूसरी जानिब बागी फौजी हुकाम को भरपूर अवामी हिमायत हासिल है, तो कुछ दोस्त ममालिक भी नाइजर के फौजी हुकाम से हाथ मिलाने को तैयार हैं। माली और बर्किना फासो ने नाइजर की फौजी क़यादत से यकजहती के लिए अपने वफूद न्यामे भेजे ताकि नाइजर में बैरूनी मुदाखलत को रोका जा सके और इलाकाई खतरात से निपटने के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाए। माली और बर्किना फासो दोनों ने पहले खबरदार किया था कि नाइजर में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत को उनके खिलाफ ऐलान जंग समझा जाएगा। कुछ बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली की, जिसके असरात वैसे तो दुनिया के हर खत्ते में देखे जा रहे हैं, लेकिन नाजरीन एशिया और यूरोप इसके तबाह कुन असरात से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है यूनिसेफ, उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इंकशाफ ये किया गया है कि यूरोप और एशिया में 9 करोड़ से ज़्यादा बच्चे गैर मामूली तौर पर शदीद गर्म मौसम का सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी संगीन बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। नाज़रीन, हम जानते हैं कि स्पेन, इटली और यूनान के अलावा बहुत सारे एशियाई ममालिक ऐसे हैं जहां शदीद गर्मी पड़ रही है और उसके बायस बच्चों की सेहत बहुत मुतासर हो रही है। लेकिन अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि 2050 तक खित्ते में मौजूद तमाम बच्चे ऐसी ही सूरत हाल की लपेट में आ जाएंगे। आलमी इदारे की रिपोर्ट ने इन संगीन खदशात का इजहार किया है कि जो खित्ते में रहने वाले तमाम अफराद के लिए तशवीश का बायस है, लेकिन
सूरत हाल से बचाव कैसे मुमकिन होगा? इस हवाले से हुकूमतों पर जोर दिया गया है कि इकदाम ऐसे उठाए जाएं जिससे पानी, हिफ्ज़ान सेहत, तालीम, ग़िज़ाइयत और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात को गर्मी के असरात से बचाया जा सके। नाज़रीन, आने वाली नस्ल को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से किस तरह से महफूज रखा जा सकता है, हमारे बच्चों को इससे कैसे बचाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आज आपको एक रिपोर्ट में दिखाएंगे। यूरोप और एशिया में 9 करोड़ से ज्यादा बच्चे गैर मामूली तौर पर शदीद गर्म मौसम का सामना कर रहे हैं, जिससे इनके मुतादिद संगीन बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा हो सकता है। ये तहफ़्फ़ुज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के उमूर से मुताल्लिक़ इदारे यूनिसेफ ने अपने हालिया रिपोर्ट में किया है। इदारे की जानिब से 50 मुल्कों के ताज़ा तरीन दस्तियाब डाटा के बाद ब्रीफिंग में बताया कि इससे पहले औसतन आलमी सतह पर हर 4 में से एक बच्चा गर्मी की शदीद लहर की जद में होता था, जबकि ये तादाद अब दुगना हो चुकी है। यूरोप और एशिया में बच्चों को गर्मी की लहर से तहफ़्फ़ुज़ से वाबस्ता इदारे बीट द हीट का कहना है कि बच्चे गर्मी की शिद्दत से खास तौर पर बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, जिसके नतीजे में उन्हें हीट स्ट्रोक समेत मुतादिद संगीन बीमारियां लाहक हो सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि गर्मी की लहरों के दौरान शीरख्वार और छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि सख्त गर्मी में इनके जिस्म का दर्जा हरारत बड़ों के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा होता है और तेजी से बढ़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी की लहरें बच्चों की तवज्जो मरकूज करने और सीखने की सलाहियत को भी मुतासिर करती हैं। यूनिसेफ की यूरोप और वस्ती एशियाई उमूर की रीजनल डायरेक्टर के मुताबिक एशिया और यूरोप भर के ममालिक मौसमियाती बहरान की गर्मी को महसूस कर रहे हैं, जिससे बच्चों की सेहत और बहबूद सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। खदशा है कि 2050 तक तमाम बच्चे ऐसी ही सूरत हाल की लपेट में आ जाएंगे। मजीद ये भी कहना था कि हुकूमतों को इस मसले पर काबू पाने और सूरत हाल से मुताबिकत पैदा करने के इकदाम पर हंगामी तौर पर सरमाकारी करनी चाहिए। हालिया बरसों में यूरोप और वस्ती एशिया में गर्मी की लहरों की तादाद बढ़ गई है, जिनमें कमी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। साइंसदानों के मुताबिक इस पूरे खित्ते में गर्मी की लहरों की तादाद आने वाले बरसों में मजीद बढ़ेगी। माहिरीन के मुताबिक आलमी दर्जे हरारत में 1.7 डिग्री के इजाफे के तनाजुर में यूरोप और वस्ती एशिया के बच्चों को 2050 तक शदीद गर्मी का सामना होगा। अंदाजा है कि 81% बच्चे ज्यादा गर्मी और 28% शदीद गर्मी का सामना करेंगे। यूनिसेफ ने जोर दिया कि बच्चों को गर्मी की लहरों से महफूज रखने और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मंसूबे शुरू किए जाएं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसियों में गर्मी से बचाने के इकदाम को शामिल किया जाए और तमाम मंसूबों में बच्चों को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए। इदारे की जानिब से तजवीज़ दी गई कि पानी, निकासी आब, हिफ्ज़ान सेहत, तालीम, ग़िज़ाइयत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात को गर्मी की लहरों के असरात से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दामात के मुताबिक ढाला जाए। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। बरतानवी हुकूमत ने पनाह गुज़ीनों के हवाले से अपनी मुतनाज़ा प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू कर दिया। बरतानवी वज़ारत दाखिला के मुताबिक पनाह के मुतलाशियों के पहले ग्रुप को जहाज पर रिहाइश के लिए मुंतकिल किया गया है, जिनकी तादाद 50 है, जबकि रवां हफ्ते के इख्तिताम पर इन पनाह गुज़ीनों की तादाद 500 हो जाएगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत पनाह गुज़ीनों को समुंदर में उस वक्त तक बहरी जहाज़ों पर रखा जाएगा जब तक इनकी पनाह की दरख्वास्त मंजूर या मुस्तरद होने का फैसला नहीं हो जाता। ईरान ने आइंदा साल मार्च में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन जारी है। खबर एजेंसी के मुताबिक 290 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट के उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन पड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए 1 हफ्ते का वक्त होता है। ईरान में 2020 में होने वाले इंतखाबात से कबल 7000 से ज्यादा उम्मीदवार नाअहल करा दिए गए थे, जो इंतखाब लड़ने की कोशिश करने वालों की तकरीबन निस्फ तादाद थी। ईरान में 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से बाकायदा सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात का इनेकाद किया जाता है और उलमा का इदारा उम्मीदवारों की जांच करता है। तुर्की में बंदरगाह के करीब धमाके में 10 अफराद जख्मी हो गए। ये धमाका तुर्क अनाज बोर्ड के गोदामों के करीब हुआ। मकामी गवर्नर के मुताबिक इब्तदाई जायजों से पता चला है कि एक जहाज से गोदाम में गंदम की मुंतकिली के दौरान गंदम के धूल के दबाव की वजह से धमाका हुआ, लेकिन हम इसकी हर मुमकिन वजह की तहकीकात कर रहे हैं। तुर्की की वजारत नकलो हमल का कहना है कि धमाके की वजह से किसी बहरी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। आलमी इदारा सेहत ने इराक में भारत से सप्लाई की गई दवा पर अलर्ट जारी कर दिया।
आलमी इदारा सेहत का कहना है कि भारतीय कंपनी का कोल्ड आउट सिरप जुकाम ऑल एलर्जी के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। भारतीय कंपनी के इराक भिजवाए गए सिरप में जहरीले अज्जा शामिल हैं, जिनकी हद से ज्यादा मिकदार पाई गई है। रूस तकरीबन 5 दहाइयों बाद चांद पर अपना मिशन भेजने के लिए तैयार है। रूस के खलाई इदारे का कहना है कि वो जुमे को चांद की जानिब अपना खलाई जहाज भेजेगा और ये 5 रोज में चांद तक पहुंचेगा। चांद के मदार में 5 से 7 रोज गुजारने के बाद चांद की सतह पर उतरेगा, ताकि चांद पर पानी की मुमकिन मौजूदगी का पता लगाया जा सके और वहां लंबी मुद्दत तक साइंसी तहकीक जारी रखेगी। चांद पर उतारे जाने वाले खलाई जहाज का वजन 800 किलोग्राम है। केनिया में दर्जनों देहातियों ने एक हाथी को नेज़े मारकर हलाक कर दिया। मकामी अफराद के मुताबिक एक रोज पहले हाथियों के गौल ने एक खातून और उसके बच्चे पर हमला किया और एक हाथी ने बच्चे को कुचलकर हलाक किया था, जिसके बाद देहाती मुश्तिल हो गए। इस वाक़े के बाद कीनिया के जंगली हयात के इदारों ने देहातियों और जानवरों के दरमियान कशीदगी खत्म करने की कोशिश की। माहिरीन का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जानवरों के इलाके में कमी हुई है और वो लोगों के करीब आने पर मजबूर हो गए हैं।